नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत आने वाले राजा राम मोहन राय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उनका सामान्य परिचय हमने पढ़ा और उनके धार्मिक विचार थे उनके बारे में अध्ययन किया, राजनीतिक विचार थे उनके बारे में अध्ययन किया। अब हम उनके जो सबसे महत्वपूर्ण विचार, समाज सुधार संबंधी विचार, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि राजा राम मोहन राय के सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी विचार क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है सामाजिक विचार। राजा राम मोहन राय के समय में भारतीय सामाजिक जीवन में अनेक कुरीतियाँ थी, रूढ़िवादी बातें प्रचलित थी। परंपरा आधारित हमारा समाज था। समाज में रूढ़ियों ने अपना प्रभाव जमा लिया था। स्त्री जाति को हीन भावना से देखा जाता था, नारी उत्पीड़न किया जाता था, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, उन्हें दोयम दर्जे का समझा जाता था और मुख्य धारा से उनका कोई जुड़ाव नहीं था। ऐसे समय में एक बात और थी कि भारतीय जो लोग थे ज़्यादातर हिंदू थे और इसमें ये प्रावधान किया हुआ एक मान्यता, रूढ़िवाद हावी हो गई थी कि विदेशों में जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। समुद्री यात्रा पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि ये मान्यता थी कि समुद्री यात्रा करना ठीक नहीं रहता, उचित नहीं रहता। सामाजिक जीवन के इस अंधकार को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने विवेक और प्रकाश की ज्योति चलाई। सामाजिक जीवन में जो जड़ता थी, हीनता थी और कूपमंडूकता समाहित हो गई थी, उनको दूर करने के लिए अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने उजाला फैलाया, प्रकाश फैलाया। सबसे पहले उन्होंने परंपरावादिता का विरोध किया। उनके सामाजिक चिंतन का भी सबसे प्रमुख अंग परंपरावादिता का विरोध ही था। उनका विचार था कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत किसी स्थिति को न तो इस कारण से श्रेष्ठ समझा जा सकता है कि वह लंबे समय से चली आ रही है। कोई सिचुएशन यदि लंबे समय से चली आ रही है तो ये ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो अच्छी है, तार्किक है। और न ही इस कारण से श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए कि पश्चिमी देशों में ऐसा होता है। हो सकता है पश्चिमी देशी भी गलत कर रहे हैं। हमें अपने ही देश के अतीत या पश्चिम किसी का भी अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक जीवन में हमें आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवेक संगत मार्ग अपनाना चाहिए। दूसरी बात है सती प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में जो अभियान प्रारंभ किया, शुरू किया, वह सर्वविदित है। 1811 ईस्वी में जब उनके अग्रज जगमोहन की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को स्वयं उनकी इच्छा के विरुद्ध और बल प्रयोग के आधार पर जिंदा जला दिया गया, तो संभवतः यह अमानवीय दृश्य उनके हृदय पटल पर अंकित हो गया और उन्होंने उसी समय सती प्रथा को खत्म करने की शपथ ले ली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बतलाया कि सती प्रथा या सहमरण शास्त्र सम्मत प्रथा नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, वरन यह तो एक विकृत कुसंस्कार है। राम मोहन राय ने सोफिया फोलेट के शब्दों में हिंदू धर्म ग्रंथों के अपने गंभीर ज्ञान के आधार पर यह प्रमाणित किया कि सती प्रथा धर्म संगत नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दिखाया कि स्वार्थी संबंधित जन किसी धार्मिक प्रेरणा से नहीं, वरन विधवाओं के भरण पोषण से के खर्च से छुटकारा पाने के लिए इस प्रथा को जारी रखना चाहते थे। यानी कि विधवा यदि किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं करती है तो उसका भरण पोषण का खर्च है, उससे बचने के लिए लोग बाग सती प्रथा को बढ़ावा देते थे। ये एक बर्बर तरीका था, अमानवीय तरीका था। 1818 ईस्वी में उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए एक बहुत ही बड़ा आंदोलन छेड़ा, विख्यात आंदोलन शुरू किया और 1829 में उन्होंने इस संबंध में एक किताब भी लिखी। मुख्यतः उन्हीं के प्रचार और आंदोलन के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने विनिमय सत्रा के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और इसके बाद इन मामलों में कमी आई।
श्रीमती फ्रांसिस के मार्टिन ने बंगाल हरकारा नामक समाचार पत्र में लिखा था, महान हिंदू दार्शनिक राजा राम मोहन राय की विशेष सहायता के बिना शायद कभी भी अंग्रेजी सरकार के लिए कानूनन सती प्रथा रद्द करना संभव न होता। नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार, नारी शिक्षा और नारी उद्धार की उन्होंने बात की। तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्री जाति को अत्यधिक हीन भाव से देखा जाता था और जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका जीवन वेदना और पराधीनता में जकड़ा हुआ था। विवेक पुंज राजा राम मोहन राय ने इस सत्य को समझ लिया कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाए बिना इस देश में कोई विकास संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने स्त्रियों की दीनहीन स्थिति को खत्म कर उन्हें स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में मंदबुद्धि होती हैं, उनमें दिमाग नहीं होता। भारतीय इतिहास में उदाहरण देखकर उन्होंने सिद्ध किया कि लीलावती, भानुमति, कर्णट राजा और कालिदास की पत्नी तथा मैत्रेयी आदि नारियां प्रतिभा से, विद्या से और ज्ञान से भरी हुई थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि यदि पुरुष और स्त्री दोनों के चरित्र का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए तो आसानी से पता लग जाएगा कि स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा ईमानदार होती हैं, अधिक चरित्रवान होती हैं, उनका चरित्र अच्छा होता है, पुरुषों का बेकार होता है। अपनी इस विवेचना के आधार पर राम मोहन राय नारी स्वतंत्रता की न्याय संगतता को प्रतिपादित करते हैं। इसी क्रम में राजा राम मोहन राय के जो विचार हैं उनमें बताया गया कि हिंदू स्त्रियों को अपने पति की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ये भी गलत है, ये एक अन्यायपूर्ण स्थिति है और इसकी भी राजा राम मोहन राय ने कटु आलोचना की। उन्होंने 1822 ईस्वी में एक विद्वतापूर्ण लेख लिखा जिसका शीर्षक था मॉडर्न एंक्रोचमेंट ऑन एंशिएंट राइट ऑफ फीमेल्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण। इस लेख में उन्होंने याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, विष्णु, बृहस्पति और व्यास आदि विद्वान धर्मशास्त्रियों को उद्धृत करते हुए बतलाया कि प्राचीन धर्मशास्त्रियों के अनुसार पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में स्त्री को अपने पुत्र के बराबर भाग मिलता था और पुत्री को 1/4। ग्रंथों के आधार पर उन्होंने ये बातें सिद्ध की। राम मोहन राय ने बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए ऐसी वैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया कि कोई भी हिंदू पुरुष एक मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लिए बिना अपनी पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता। राजा राम मोहन राय का यह भी एक सपना था कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें और प्रौढ़ विधवाएं आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षित की जाएं। राम मोहन राय ने कहा कि कट्टर हिंदुओं को चाहिए कि वे सह विवाहों को वही मान्यता दें जो वैदिक विवाहों को प्राप्त है। अगर उनकी सलाह मानी जाती तो विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, यौनारंभ के उपरांत विवाह आदि हिंदू समाज में मान्य नहीं होते। राम मोहन राय ने लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया और इसे भारतीय समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता बतलाया। नारी जाति के प्रति सम्मान उनके स्वभाव का एक अनिवार्य अंग था और वे सामाजिक जीवन में स्त्रियों को पुरुषों के समान स्तर पर प्रदान करने के पक्षधर थे। सती प्रथा के विरुद्ध उनके द्वारा किया गया आंदोलन नारी जाति के प्रति उनके भारी सम्मान का ही प्रतीक है। आधुनिक भारत के वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्रियों की पराधीनता के विरुद्ध विद्रोह और स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन किया। अगली बात है दोस्तों, जाति प्रथा और जातिगत संघ के नेताओं का विरोध। हिंदू समाज जातियों के आधार पर अनेक इकाइयों में बटा हुआ था, विभाजित था, और ये जातियां उपजातियों में विभाजित हो गई हैं, जिससे सामाजिक जीवन में अनेक संकीर्णताओं ने घर कर लिया है। राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया और यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि हिंदुओं की राजनीतिक कमजोरी और परिणाम स्वरूप पराधीनता का कारण उनमें असंख्य जातियों और उपजातियों का होना है। जाति प्रथा का विरोध करते हुए रॉय ने 2 बातों पर जोर दिया। पहली, जाति का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म होना चाहिए। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ अथवा हे नहीं माना जा सकता,
उसे उसकी उपलब्धियों, गुणों और मान्यताओं के आधार पर ही श्रेष्ठ माना जा सकता है। अब अगली बात है दोस्तों, राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार। राजा राम मोहन राय स्वयं बंगला, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी इन 6 भाषाओं के विद्वान थे। वे एक शिक्षाविद थे और शिक्षा के प्रचार प्रसार में उनकी गहरी रुचि थी। वे कहते थे कि भारत के लिए शिक्षा के विस्तार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और शिक्षा विस्तार का काम शुरू होना चाहिए समाज के सबसे निचले स्तर से। राम मोहन राय ने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपना समर्थन प्रदान किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह निश्चय किया कि भारत में शिक्षा विस्तार के लिए स्वीकृत संपूर्ण राशि संस्कृत शिक्षा प्रतिष्ठानों की उन्नति के लिए खर्च की जाएगी, तो राम मोहन राय को यह विचार पसंद नहीं आया और उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड एम्सहर्ट को अपने ऐतिहासिक पत्र में लिखा, यदि ब्रिटिश व्यवस्था का उद्देश्य भारतीयों को सदा अज्ञान के अंधकार में रखना हो तो फिर संस्कृत प्रणाली ही अच्छी है, परंतु जब सरकार भारतीय जनता की प्रगति चाहती है तब आधुनिक एवं उदार शिक्षा प्रणाली द्वारा गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान एवं अन्य उपयोगी विषयों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इसी प्रसंग में राम मोहन राय किन्हीं पूर्वाग्रहों से ग्रस्त नहीं थे। उनके शिक्षा संबंधी विचार व्यवहारिक और रचनात्मक थे और उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाने पर ही जागरण और राष्ट्रीय एकता का प्रसार होगा। देखिए दोस्तों, सैकड़ों सालों पहले राजा राम मोहन राय ने परंपरावाद और रूढ़िवादिता से मुक्त होते हुए और उन्होंने आधुनिक शिक्षा पद्धति अपनाने की बात कही थी। शरीर विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान इत्यादि का अध्ययन करने पर उन्होंने जोर दिया था ताकि हम भी विश्व की प्रगति के साथ ताल से ताल मिला करके आगे बढ़ सकें। उनका विश्वास था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जन साधारण के लिए व्यवहारिक हो, उपयोगी हो तथा वैज्ञानिक चिंतन से ही देश आगे बढ़ सकता है। रूढ़िवाद, परंपरावादिता ये पतन की ओर लेकर जाती हैं। व्यक्ति इतिहास में ही जीता रहता है, इसलिए भविष्य में हमें एक मजबूत राष्ट्र बनने के लिए ऐसी शिक्षा पद्धति अपनानी होगी जो वैज्ञानिक हो, तार्किक हो। अतः उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा एवं विज्ञान का अधिकाधिक समर्थन किया और इस बात पर जोर दिया कि प्रगति के पथ पर, प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए भारत को मध्यकालीन शिक्षा पद्धति का त्याग कर देना चाहिए और अपनी शिक्षा पद्धति आधुनिक विज्ञान के अनुकूल बनानी चाहिए। राम मोहन राय का उद्देश्य भारत में यूरोपियन विचारों और मानदंडों को लाकर भारत का आधुनिक पश्चिम से संपर्क स्थापित करना था। इस दिशा में उन्होंने अनेक प्रयास किए। सन 1816-17 में उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की, क्योंकि उनका मानना था कि जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं उनसे हम ज्ञान के नवीन आयाम को छुएंगे, विश्व में जो नई नई खोजें हैं उनको जान पाएंगे, जो नवीन आविष्कार हो रहे हैं उनसे हम रूबरू हो पाएंगे। और उनकी प्रेरणा से ही सन 1822-23 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। वे ईसाई मिशनरी को भी भारतीय क्षेत्र में लाए। तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित अंधविश्वासों के कारण उनके इन कार्यों पर अनेक शंकाएं व्यक्त की गई। ऐसी स्थिति में रेवरेंड डफ के स्कूल को चलाने के संबंध में उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया कि ईसाई द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालय में पढ़ने से कोई ईसाई नहीं बन जाता। इसी प्रकार उन्होंने इस आपत्ति का भी निराकरण किया कि ईसाई विद्यालय में बाइबल पढ़ाए जाने से जाति भ्रष्ट होने का डर है। इस आपत्ति को भी उन्होंने दूर किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि किसी भी धर्म का ग्रंथ पढ़ने से जाति भ्रष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता है। उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो और वे नारी शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे दोस्तों, लेकिन इस दिशा में वे किसी संस्था की स्थापना नहीं कर पाए। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक होने पर भी राम मोहन राय भारतीय संस्कृति और गौरव ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के प्रति पूरी तरह से सजग थे। उनका विचार था कि देश को वास्तविक उन्नति के लिए पाश्चात्य विश्व से संबंध स्थापित करके कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रणाली को अपनाना जरूरी है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम संस्कृत शिक्षा की अवहेलना करें
और वेद उपनिषद का अध्यापन त्याग दें। वेद उपनिषद के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ताकि जो हमारे प्राचीन गौरव ग्रंथ हैं उनका हम अध्ययन कर सकें। उस समय के जो सत आचरण के संबंध में जो नियम हैं, नैतिकता से संबंधित जो नियम हैं, उनको हम आज भी लागू कर सकें व्यक्तित्व में। इसके लिए उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बंगला और हिंदी भाषा में भी साहित्य रचना की। उन्होंने बंगला में गद्य साहित्य की रचना करके बंगाल में शिक्षा क्षेत्र की बड़ी सेवा की, और वे ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंगला में धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी। उनके मन मस्तिष्क में संस्कृत, बंगला और हिंदी के प्रति बहुत ही ज़्यादा अनुराग था, प्रेम था, और वो साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली। मैंने बताया था कि बंगला में उन्होंने संवाद कुमुदी निकाली, और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार निकाला, और अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल मैगजीन निकाली, और वो 6 भाषाओं के जानकार थे। राम मोहन राय चाहते थे कि भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। नारी शिक्षा के भी वे प्रबल समर्थक थे, लेकिन वो इस दिशा में कोई खास कार्य ज़्यादा नहीं कर पाए, किसी संस्था की स्थापना वो नहीं कर पाए। तो ये उनके शिक्षा संबंधी विचार थे। आगामी वीडियो में हम उनके अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।